चलो, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन. मतलब वो क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. उसके पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द टर्म मोमेंटम. मोमेंटम वर्ड सुना है आपने? कहां सुना है? गलत, लास्ट लेक्चर में ही सुना था मोमेंटम. मोमेंटम वर्ड था ना, उसका सिंबल क्या था मोमेंटम का? रो था. उसका सिंबल क्या था? रो था. मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? मास इनटू वेलोसिटी. यही था फॉर्मूला. यस सर, यही था फॉर्मूला. मोमेंटम का फॉर्मूला था रो इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी. करेक्ट. अगर मैं एक बंदूक लूं और किधर गया, हो आया ही नहीं, इसको मार दिया मैंने जोर से, तो यहां पे मेरा मास बहुत छोटा सा था बट वेलोसिटी मेरा बहुत हाई था, तो वहां पे मोमेंटम की वजह से वो मर गया. और सेकंड केस में हमने ट्रक का एग्जांपल लिया था. ट्रक का स्पीड कम रखा था, वेलोसिटी कम रखा था, बट मास वहां पे बड़ा था. करेक्ट. तो भी वो मर जाएगा धक्के से, क्योंकि वहां पे मास बड़ा था, यहां पे ये बड़ा था. तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होते हैं इट क्रिएट्स अ मोमेंटम. करेक्ट. सो मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी. जब एक मास को एक वेलोसिटी के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, मास और वेलोसिटी दोनों टर्म कंसीडर करोगे, तो उस जगह पे क्या एक्ट करेगा? मोमेंटम. तो ये क्या बोल रहा है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. अब एक वर्ड लिखा है यहां पे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. इसका मतलब क्या? इसका मतलब होता है दिस इज अ मास. लेट अस कंसीडर ये एक क्रिकेटर का बॉल है. आर यू गेटिंग मी? वो फेंक रहा है विथ सम वेलोसिटी. एग्री? हाँ ना. टाइम यहां पे है t1. टाइम कितना है दोस्त? t1. कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया वो, और वो पहुंच गया सेकेंड पोजीशन पे. इज इट क्लियर? कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो पहुंच गया. लेट द डिस्टेंस कवर्ड बी, इज इट क्लियर? लेट द डिस्टेंस कवर्ड बी t2. डिस्टेंस कवर्ड कितना है दोस्त? t2. सॉरी, डिस्टेंस बोल रहा हूं, टाइम. टाइम इज t2. डिस्टेंस तो s रहेगा ना. और यहां पहुंचने के बाद उसका मोमेंटम यहां पे कुछ और रहेगा, वेलोसिटी कुछ और. मास फर्क पड़ता है क्या? मास तो सेम ही रहता है ना दोस्त. मेरा जो मास यहां पे है, मैं वहां चला गया, मास चेंज हो जाएगा क्या? नहीं होगा. जो बॉल यहां पे है वहां गया, चेंज हो जाएगा क्या? लेकिन वेलोसिटी में फर्क पड़ेगा. जब मैं होल्ड किया हूं, माई वेलोसिटी इज, जब मैं फेंक रहा हूं, इट कैन बी यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग और इट कैन बी यूनिफॉर्मली, कुछ भी हो सकता है वेलोसिटी. करेक्ट. ये वेलोसिटी जा रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जा रहा है. गया, स्ट्राइक कर गया, माई वेलोसिटी अगेन बिकम्स, सो माई वेलोसिटी इज गेटिंग चेंज. माई वेलोसिटी इज गेटिंग, जब मेरा वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो क्या मेरा मोमेंटम चेंज हो रहा है? हाँ ना. यस सर, चेंज हो रहा है. बिकॉज वेलोसिटी की वैल्यू अलग अलग रहेगी हर टाइम पे. जब मैं स्टार्ट किया 0 था, ट्रैवल किया, थोड़ा बढ़ गया, और बढ़ गया, और बढ़ गया, स्ट्राइक करके, स्ट्राइक कर दिया ना, 0 हो गया. या तो रिवर्स जाएगा, नेगेटिव काम करेगा. करेक्ट. तो यहां पे हमने क्या देखा? योर मोमेंटम इज गेटिंग चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. हाँ ना बोलो. इसी टर्म का मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. समझा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? टाइम. t1 सेकेंड में मोमेंटम क्या है, t2 में क्या है, t3 में क्या है, t4 में क्या है, हर सेकेंड्स में मोमेंटम क्या है. दैट टर्म इज नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. यहां तक समझ में आया? तो जब भी आज के बाद कभी भी फिजिक्स में द रेट ऑफ चेंज वर्ड आया ना, इट मींस he or she want to say कि they are considering that term with respect to what? समझ में आया? The rate of change of velocity. मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है बार बार विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको वो क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सीलेशन. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. मतलब वो बोल रहा है कि जो फोर्स रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसको दोस्त? मोमेंटम को. बराबर. आप कितना फोर्स लगा रहे हो वो आपके मोमेंटम पे डिपेंड करता है.
समझ में आ रहा है? इसके लिए जब बॉल लेते उन लोग ऐसा ऐसा ऐसे करके फेंकते हैं, समझ में आ रहा है? उन लोग क्या फोर्स देने वाले हैं वो उसके मोमेंटम पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, दोनों इंटरलिंक्ड है. लेट अस अंडरस्टैंड हाउ. मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ अ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ इनिशियल वेलोसिटी क्या है दोस्त उसका u, यहां पे रखा है बॉल, इसके वेलोसिटी कितना है u, एंड एक्सेलरेशन दे रहा हूं मैं, तो उसकी वेलोसिटी कितनी पहुंच जाएगी? जब मैं एक्सेलरेट करूंगा तो स्पीड चेंज होगा, दैट स्पीड इज नोन एज वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. हाँ ना, समझ में आ रहा है? इनिशियल मोमेंटम ये रो है, हाँ ना, इज इक्वल्स टू m इंटू वी. वॉट इज v? इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u है. फाइनल वेलोसिटी, फाइनल v हो जाएगा. करेक्ट है. सो चेंज इन मोमेंटम, चेंज मतलब डिफरेंस, 2 माइनस 1, फाइनल माइनस इनिशियल, mv माइनस mu. समझा? मास विल नेवर चेंज. मास चेंज होगा क्या? इसको उठाया मैंने, वहां फेंका, फर्क पड़ेगा इसके मास में? नहीं पड़ेगा, मास सेम रहेगा. फाइनल माइनस इनिशियल, करेक्ट. सो फाइनल माइनस इनिशियल, करेक्ट. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अब देखो यहां तक है चेंज इन मोमेंटम, बट यहां पे वर्ड क्या लिख दिया दोस्त मैंने? रेट आया, मतलब किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है? इसके लिए अपॉन टाइम लिखा. ये इधर आ गया गलती से, इधर था, ये लैपटॉप में टाइप किया था, स्क्रीन पे कुछ अलग हो गया. बराबर, यहां तक क्लियर है? तो m अपॉन टी v माइनस यू, v माइनस यू, ये डिफरेंस इन वेलोसिटी है. देखो ए का फॉर्मूला बोलो दोस्त, ए का फॉर्मूला एक्सेलरेशन का सुना है कभी ये? सर पहली बार बता रहे हो? नहीं पता है. d मतलब चेंज, v मतलब वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. करेक्ट है. इस टर्म को बोला जाता है डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी. d का मतलब डिफरेंस, इसका मतलब हुआ v2 माइनस, अरे v1 तो हम लोग u बोलते हैं ना, हा ना बोल, बराबर. तो ये टर्म को एक्सेलरेशन बोलते हैं, करेक्ट? हा ना, ये वही तो टर्म है, दिखा? तो इस टर्म को मैंने क्या बोल दिया? एक्सेलरेशन. ये नीचे नहीं है, इधर है, ये थोड़ा सा एरर हो गया है, ठीक है? ये यहां नहीं, यहां पे. समझ में आ रहा है ना? m अपन v माइनस यू अपॉन टी है. टी क्यू है? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. देख रहे हैं हम लोग, हर बार टाइम पे चेंज होते जा रहा है उसका एक्सेलरेशन, तो ये पूरे टर्म को साथ में बोलते हैं एक्सेलरेशन. हाँ ना, हाँ ना, वही चीज क्या है? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस टर्म. बराबर. देखो मेरे को लिख के दिखाना पड़ेगा आपको अच्छे से, इधर नहीं समझेगा. इसमें ट्राई करता हूं लिखने को, दिख रहा है क्या? देखना सब लोग. ρ1 is equals to m into u. u stand for initial velocity. ρ2 is equals to, डिफरेंस चाहिए मेरे को, ρ2 माइनस इज इक्वल्स टू m v माइनस. कोई डाउट है यहां तक? नो, नॉट एट ऑल. रेट ऑफ चेंज चाहिए मेरे को. क्या चाहिए मुझे? रेट ऑफ चेंज. करेक्ट. तो ये टर्म को मैं क्या करता हूं, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिवाइड कर दे रहा हूं. करेक्ट. तो रेट ऑफ चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. बराबर. तो ये मैंने फोर्स बोल दिया, इसको इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v माइनस अपॉन टाइम. करेक्ट है. सो f इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली को हटाने के लिए कांस्टेंट लिखना पड़ता है. ये पूरे टर्म को साथ में क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन. करेक्ट है. बराबर. तो ये टर्म हो गया एक्सेलरेशन, वेर k क्या चीज है? कांस्टेंट है. कांस्टेंट को हटा दो तो f इज इक्वल्स टू, ये किसका लॉ है? सेकेंड लॉ है. किसका लॉ? न्यूटन्स का सेकेंड लॉ. करेक्ट है. समझा? द एसआई यूनिट ऑफ मास विल बी kg एंड एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बराबर. सो kg को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म को साथ में हम लोग बोलते हैं
न्यूटन। ये कहां पढ़ा था? फर्स्ट चैप्टर में, यूनिट्स एंड कन्वर्जन में। जिनको नहीं पता उनके लिए बताया मैंने कि इसका यूनिट क्या है? केजी, मास। 1 किलो शक्कर, मास केजी। एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बराबर। दोनों टर्म साथ में हो जाता है न्यूटन, विच इज अ यूनिट ऑफ फोर्स। क्लियर है? ये मैथमेटिकली प्रूव हो गया अपना कौन सा लॉ? सेकेंड लॉ। लिख के ले लो, बोलो दोस्त। Newton's second law proves that different mass accelerate to the earth at the same rate but with different force. मैंने यही बोला अभी 2 मिनट पहले। मैंने क्या बोला? डिफरेंट मास एक्सीलेट, एक्सीलेशन दोनों का क्या रहेगा दोस्त? सेम, बट फोर्स में क्या फर्क रहेगा? एक छोटा सा पत्थर लिया इसको मारा, एक बड़ा सा पत्थर लिया इसको मारा, करेक्ट? दोनों का फोर्स अलग आएगा। इंपैक्ट, इंपैक्ट मतलब उसको लगना। छोटे पत्थर से कुछ नहीं होगा, बस एक चोट आएगी। बड़े पत्थर से 2-4 हड्डी ही टूटेगी बस, करेक्ट? तो ये डिफरेंस आया, तो हुआ क्या? इंपैक्ट गिरा। क्या गिरा बेटा? इंपैक्ट। इज इट क्लियर? सो न्यूटन का सेकेंड लॉ बोलता है डिफरेंट मास होने दो, अगर वो फॉल हो रहा है विथ द हेल्प ऑफ ग्रेविटी, एक्सीलरेशन विल बी ऑलवेज कांस्टेंट, बट फोर्स में इंपैक्ट गिरेगा। कैसे? आओ समझते हैं। मास इज हाउ मच? मास इज हाउ मच? 1 kg। F इज इक्वल्स टू m इंटू जी, मतलब फोर्स यहां पे कितना हो गया? 98। यहां कितना हो गया? 9.8। यहां पे g को लिया है। नेक्स्ट ध्यान देना, F अपॉन m, F अपॉन m, इसका F है 98, इसका m है 10 kg ना। ये रहा, देखो यहां लिया है, तो आंसर कितना आया? और इधर कितना है? 1 kg। फोर्स कितना है? 9.8। आंसर कितना आया? 9.8। मतलब एक्सीलरेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट बट फोर्स गेट चेंज। यहां पे फोर्स कितना है? 98, यहां पे फोर्स कितना है? 9.8। इज इट क्लियर? तो ये डिफरेंस होगा न्यूटन्स के सेकेंड लॉ ने। बस आप ये लिखो, और ये अगर चाहिए तो आप एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू तो बता दो। प्लीज कॉपी। ये सब दुनियादारी कुछ भी नहीं लिखोगे, ये जो चीज मैंने बोला वही सेम चीज लिखा हुआ है, बट इतना तो याद करना ही पड़ेगा आपको। मूविंग अहेड, ये न्यूटन है, बराबर। इसके ऊपर क्या गिरा? एप्पल। तो इसने क्या की ढूंढा? फिर ग्रेविटी ढूंढा। दिख रहा है? तो यहां पे कुछ तो एक एक्शन हुआ और कुछ तो इसने क्या किया? रिएक्शन किया। जब एप्पल गिरा इसके सर पे तो इसने कुछ तो एक नया ढूंढा। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बराबर। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। लिख के लो, न्यूटन्स थर्ड लॉ। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट reaction. Please note down this. Let us understand with illustrations and examples what does Newton's third law indicate. बराबर? According to Newton's, whenever an object A and B interact with each other, they exert forces upon each other. When you sit in your chair, your body exerts a downward force and the chair exerts a upward force on your body. मतलब ये क्या बोल रहा है कि जब भी आप चेयर पे बैठते हो, whenever you sit on a chair, they exert force, क्या बोला है? They exert a force upon each other. When you sit in your chair, your body exerts a downward force and the chair exerts a upward force. मतलब जब भी आप एक चेयर पे ऐसे बैठोगे, करेक्ट, तो आप नीचे जाओगे, करेक्ट, और चेयर क्या करेगा? आपको ऊपर की तरफ पुश करेगा, जिसको रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, करेक्ट। चेयर अपने को, मतलब जैसे मैं बैठने की कोशिश करूंगा ना, तो चेयर की एक आदत है कि ऊपर फेंकने का, वो आपको दिखेगा नहीं, बट दैट इज रिएक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स है वो? रिएक्शन फोर्स। और अगर दूसरा एग्जांपल्स ले ले हम लोग, तो जैसे कि एक चेयर है, बराबर। देयर आर टू फोर्सेस रिजल्टिंग फ्रॉम इंटरएक्शन, अ फोर्स ऑन द चेयर एंड अ फोर्स ऑन योर बॉडी। दीज टू फोर्सेस आर कॉल्ड एज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। अगर फॉर एग्जांपल आप चेयर पे बैठे हो, आप अपने आप को आगे करोगे तो चेयर पीछे जाता है, करेक्ट। So that is equal and opposite reaction force, correct. और अगर एग्जांपल ले लूं मैं, तो फिश का एक बेस्ट एग्जांपल है। फिश के फिन्स होते हैं। फिन्स क्या करते हैं हम लोग? पीछे करेगा वो, तो फिश किधर जाएगा?
मतलब फोर्स किधर गया, पीछे, और वो गया किधर, रॉकेट का एग्जांपल ले ले, रॉकेट में पीछे से प्रोपलर होता है, उसको प्रोपलर वर्ड बोलते हैं, बराबर। आग निकलता है, वो किस साइड जाता है, पीछे। रॉकेट किधर जाता है, समझ में आ रहा है, यस। सो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बराबर। फोर्स ऐसा लगा तो उसका रिएक्शन अपोजिट होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बर्ड्स का, बराबर। बर्ड्स में ये ऐसे करते हैं फिन्स, जब ये ऐसे करते तो किधर जाते हैं, अपवर्ड्स। जब ऐसे करेंगे तो वो आगे जाते हैं। तो दे आर बर्ड्स, उनको पता है कब फिन्स कैसे करना है, करेक्ट। सो एवरी एक्शन, ये फ्यू एग्जांपल्स ले लिया हम लोग ने, डन। लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत है, एग्जांपल्स चाहिए तुम लोग को, समझ गया ना। बुक्स जब पढ़ोगे तो उधर एग्जांपल्स है अच्छे खासे। सेम वो बर्ड्स वाला एग्जांपल लिया है, अच्छा ये मत लिखना, ये मत लिखना, ठीक है। तो ये बर्ड्स के एग्जांपल्स है। सो न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्लियर, थर्ड लॉ क्लियर है अपने को, बराबर। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड दे एक्ट इन टू डिफरेंट बॉडीज। और वो एक्ट कैसे करता है, दो डिफरेंट बॉडीज में एक्ट करता है। टू प्रूव दिस एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट, उन लोग ने क्या किया, टेक टू स्प्रिंग बैलेंस, वो काटा होता है ना भंगार वालों के पास, बराबर। ए एंड बी कनेक्ट टुगेदर, फिक्स द स्प्रिंग बैलेंस टू अ रिजिड सपोर्ट। व्हेन अ फोर्स is applied by pulling the free end of the spring balance A, both the spring balance show same reading. This shows that the force exerted by the spring balance A on B is equal and opposite in direction. मतलब उसने क्या बोला, एक को फिक्स कर दो, स्प्रिंग बैलेंस ले लो, दूसरी साइड अटैच कर दो, ये वाला खींचो। आ रहा है समझ में। इसमें जितना वेट दिखाएगा ना, वो सेम वेट दूसरे में दिखाएगा, समझ में आ रहा है। एक सेकेंड, ये कौन सा नेचर है, नेचर कौन सा है, फोर्स का नेचर कौन सा है, टेंशन है। कैसे सर, टेंशन कैसे, अरे भाई ये इधर खींच रहा है, ये किधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, तो दिस इज नोन एज टेंसाइल फोर्स, बराबर। और यहां पे जो रीडिंग है वही सेम रीडिंग यहां पे है। आया समझ में, इज इट क्लियर। एक एग्जांपल लेते हैं, ये अपना श्रेयांश है, एक रस्सी वो रहता है, करेक्ट। और यहां पे फॉर एग्जांपल अपना चैतन्य है, दो लोग हैं और दोनों रस्सी से खींच रहे एक दूसरे को, और बीच में एक लाइन है, और रस्सी के ऊपर मैंने वो क्या मानते रुमाल, वो भी उधर ही है। तो क्या मैं बोल सकता हूं जितना स्पीड चैतन्य का है उतना ही स्पीड श्रेयांश का है। स्पीड मीन्स फोर्स, सॉरी स्पीड बोला मैंने, फोर्स बोलना चाहिए। फोर्स, दोनों का फोर्स सेम है, करेक्ट है, हाँ ना, दोनों का फोर्स सेम है। जितना ताकत ये लगा रहा है उतना ही ताकत वो लगा रहा है। ताकत इज नथिंग बट फोर्स, करेक्ट। तो यहां पे नेचर है टेंशन, और इक्वल एंड अपोजिट है। इक्वल है, बराबर है, हाँ। अपोजिट है, हाँ। ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड। ये कौन सी साइड है, इक्वल एंड अपोजिट है। सो एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ ने विथ एक्सपेरिमेंट प्रूफ कर दिया। कुछ चाहिए आपको और, समझ गया। बेस्ट एग्जांपल है, गन ऐसे रख के पीछे आता है, बराबर। हम लोग इनर्शिया वर्ड बोलते हैं उसको, एक्शन रिएक्शन, करेक्ट, यस। थोड़ा सा पीछे जाके देखो, ये नाव है, ये आदमी है, ये नाव के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही चढ़ेगा तुरंत ये नाव हल्का सा पीछे जाता है। एक्शन एज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इज इट क्लियर, समझ में आ गया पूरा, कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी डाउट रहना भी नहीं चाहिए, डन। ये और भी एग्जांपल्स लिए मैंने, बलून वाला एग्जांपल, बराबर। बलून को खोल दो, आगे जाएगा, पीछे एयर आएगा, यस। रॉकेट का एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया, करेक्ट है। सो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, क्लियर है। दिस आर द फंडास ऑफ न्यूटन्स के थर्ड लॉ, बराबर। ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, इज इट क्लियर। अब एक टॉपिक है लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम, बराबर। टॉपिक का नाम है कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब न्यूटन्स क्या बोलता है कि एनर्जी ट्रांसफर होता है। एनर्जी क्या होता है, एक बॉल ले लो, लिया बॉल,
दूसरा बॉल ले लो, करेक्ट। अब क्या होगा, ये बॉल का स्पीड ज्यादा है, स्पीड मतलब वेलोसिटी, वो स्ट्राइक कर गया, तो ये बॉल और आगे निकल जाएगा ए बी से, हाँ ना, होता है ऐसा, हाँ होता है। तो वो हुआ क्या, कंजर्व हुआ, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ, ठीक है। द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ, क्या लिखा है, सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन प्रोवाइडेड देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन देम। दिस मीन दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज अनचेंज्ड और कंजर्वेशन ऑफ कोलिजन। मतलब क्या बोल रहा है कि इसका स्पीड कम है, इसका स्पीड ज्यादा है, दोनों कोलाइड कर गए तो वो दोनों सेम चले जाएंगे, करेक्ट। तो यहां पे हुआ क्या, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन जो उसकी एनर्जी थी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, बराबर। इफ टू बॉल्स ए एंड बी ऑफ masses ए एंड बी आर ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी दिस एंड दिस, ए की वेलोसिटी कितना है दोस्त, तो ही तो कोलाइड करेगा, अगर सेम रहेगा कभी कोलाइड करेगा ये, जिंदगी में नहीं करेगा। अच्छा, ए की वेलोसिटी ज्यादा है, बी की वेलोसिटी कम है, कभी कोलाइड करेगा ये, वापस सुनना, बी की वेलोसिटी ज्यादा है, किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, ए की वेलोसिटी, कभी ये कोलाइड करेगा, प्रतीक बताएगा, करेगा कोलाइड, नहीं करेगा बेटा, ए का स्पीड ज्यादा है, वो भाग जाएगा ना, ये तो बेचारा चोर पुलिस वाला एग्जांपल याद है, ये भाग जाएगा, निकल जाएगा, ये रुकेगा क्या, ये थोड़ा सो चलेगा, तो कभी कोलाइड नहीं। कोलाइड करने के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, ए शुड बी ऑलवेज, करेक्ट है। द टू बॉल्स विल कोलाइड विथ ईच अदर, फुल स्टॉप, ड्यूरिंग कोलिजन एट टाइम t सेकेंड्स, बॉल ए एक्सर्ट अ फोर्स ऑन बॉल बी, हाँ ना, एंड बॉल बी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन बॉल ए, हाँ ना, दोनों एक दूसरे से टकरा गए, ये इस पे फोर्स डालेगा, वो उस पे फोर्स डालेगा। इफ वी एंड वी बी आर द वेलोसिटीज ऑफ बॉल ए एंड बी आफ्टर कोलिजन, द मोमेंटम ऑफ बॉल ए बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी एंड मास इनटू वेलोसिटी, एंड मोमेंटम ऑफ बॉल बी एंड बी आफ्टर कोलिजन इज दिस मच। मतलब वो क्या बोल रहा है कि जो पहला जो मोमेंटम था बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन, वो क्या रहने वाला है, सेम, समझ में आ रहा है, यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। इसके ऊपर और एक छोटा सा प्रूफ है, वो मैं करता हूं, तब तक आप इतना पॉइंट लिख के ले लो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंड राइट डाउन दिस, ड्रॉ दिस डायग्राम, ठीक है। हैव अ लुक, एक बार समझ लेना इसको। व्हाट वाज द मोमेंटम बिफोर कोलिजन ऑफ बॉल ए, मोमेंटम बिफोर कोलिजन ऑफ बॉल ए, एम ए यू ए, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, करेक्ट है बेटा। आफ्टर कोलिजन क्या हो गया, आफ्टर कोलिजन एम ए, समझ में आया। बॉल बी के लिए क्या हो गया, ए बी, एम बी, करेक्ट है। और बॉल बी के आफ्टर कोलिजन क्या हो गया, करेक्ट है, हाँ ना बोलो, यस सर करेक्ट है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डिफरेंस होता है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डिफरेंस हो गया, रेट ऑफ चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, सही लिखा, हाँ ना बोलो, यस सर सही लिखा है। ऐसा ही सेम अपॉन टाइम, करेक्ट है, टाइम बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, ओके। सेम बॉल बी के लिए बोलो जरा, क्या लिखो, एम बी, करेक्ट है, करेक्ट है, कुछ भी डाउट नहीं है, ये पास कर दो पीछे, रिकॉर्डिंग चालू है, हाँ ठीक है, डन। न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या बोलता है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड, इक्वल है, अपोजिट मतलब, सही लिखा मैंने,
ए बी बॉल, ए बी बॉल, करेक्ट है? हाँ सर करेक्ट है। फर्स्ट बॉल का लिख दूं, बोलो एम ए, बोलो माइनस, करेक्ट है? टीटी बच क्या गया टर्म, वो देख लेते हैं। एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए, हा ना बोलो, माइनस एम बी वी बी, करेक्ट है? यस सर करेक्ट है, बराबर है, डन। एम ए, हाँ एम ए कॉमन ले सकते हैं, लेकिन मैं कॉमन नहीं ले रहा हूं, मैं प्रूफ कर रहा है ना मेरे को इक्वल और अपोजिट है, वो दिखाने के लिए मैं एम ए यू ए दिख रहा है आपको, माइनस लगा दिया, करेक्ट है? इधर ले रहा हूं इसको, क्या करूं, इसको इसको इधर ले रहा हूं, बोलो बेटा माइनस। आपका नाम क्या है? अच्छा जानवी स्क्वायर, ये भी जानवी है। एम एम बी यू बी, समझा यहां तक? समझा सबको? सर क्या किया, अरे ये वाले पार्ट को इधर लिया, दोनों इनिशियल है ना, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन सेम दिखाना है मेरे को, सही बोल रहा हूं? यस, इक्वल डाला, हा ना? ये लिख दू, बोलो क्या लिखू, माइनस, इसको इधर ले लू, बोलो क्या करूं? दुल्हन तैयार है, बस सजाना है, सजा रहा हूं, ध्यान देना, सब में माइनस है। एम ए वी ए प्लस यू बी, सॉरी माई मिस्टेक, और इधर भी सब गलत लिखा था, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू, पहले ए लिखता हूं, बोलो एम ए वी ए प्लस, हो गया प्रूफ, सब बराबर आ गया, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया, मतलब जितना मास और एक्सेलरेशन रहेगा, मास और स्पीड रहेगा, उतना मास और स्पीड बाद में भी रहेगा। ये किसने प्रूफ किया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन, न्यूटन ने प्रूफ किया, बराबर। मोमेंटम इज ऑलवेज सेम, मोमेंटम इज ऑलवेज सेम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको लिखना रहेगा, यू हैव टू से दैट बिफोर कोलिजन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मोमेंटम्स रिमेन कांस्टेंट, आफ्टर, इज इट क्लियर? यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इज इट क्लियर? तो दो ऑब्जेक्ट लिया, दोनों को कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद पहले जितना मोमेंटम था मास इनटू स्पीड, वो आफ्टर कोलिजन विल बी सेम, बस वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पहले केस में अलग अलग था, अब वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन दोनों का मिला के विल बी, बात खत्म। इसको लिख के ले लो, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ टू बुक्स, एनसीईआरटी प्लस बाल भारती, दोनों का मिक्सचर है। ये एनसीईआरटी बेस्ड पीपीटी था, वो बाल भारती बेस्ड पीपीटी था। मुझे दोनों कवर करना है, जो लोग जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो भी कवर करना है मुझे, या जो लोग बायो के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ये कवर करना है मुझे, ठीक है? कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स, टेक अ हेडिंग, कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स, कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। अच्छा, जो लोग सीईटी वाले हैं इसका मतलब ये नहीं कि उनको नहीं पढ़ना है, उनको भी पढ़ना है, बस आगे पीछे है सिलेबस में, और पढ़ाई का भी नुकसान नहीं जाती है। कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स, पहला फोर्स है वेट, पहला फोर्स है वेट, बराबर। सो पहला फोर्स क्या है? वेट। वेट क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन बोल सकते हो बेटा, अर्थ के लिए एक्सेलरेशन ही रहेगा, बट एक्चुअल फॉर्मूला m इंटू जी। जी मतलब ए ही होता है, लेकिन जब वो वर्टिकल मूवमेंट रहेगा, हम लोग उसको क्या वर्ड यूज किए थे हमने? यूनिफॉर्म मोशन अंडर ग्रेविटी, यूएमजी, या एमयूजी था, मग, मोशन अंडर ग्रेविटी, मग। तब ए क्या बन जाता है? जी। तो वेट इज नथिंग बट mg। तो पहला फोर्स जो हमने पढ़ा उसका नाम है, लिखो, वेट। वेट इज डिफाइंड एज
weight is defined as mass into gravity. Weight is defined as mass into gravity. क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, करेक्ट. वेट का फॉर्मूला है मास इंटू ग्रेविटी. कोई डाउट नहीं है ना किसी को? नहीं. अगले फोर्स की तरफ, आपको पता है ये सारे फोर्स, लेकिन फिर भी मेरा काम है बताना. करेक्ट. नॉर्मल रिएक्शन सुना है ये वर्ड? यस, नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन बेटा आपके लिए नया रहेगा, सुन लो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल ये फोन है मेरा, ये फोन को मैंने ये हार्ड सरफेस पे रखा, ये फोन यहां पे रुक गया, नीचे क्यों नहीं गिरा? अपोजिट रिएक्शन गया. फिर हमने दूसरा एग्जांपल लिया था रुमाल का. रुमाल का सरफेस स्ट्रांग रहता है क्या? नहीं. उस पे फोन रखा तो फोन थोड़ा सा नीचे गया, बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन दे पाया क्या रुमाल ने? ये हार्ड था तो दे पाया, बट रुमाल थिन था, नहीं दे पाया, उतना लेयर स्ट्रांग नहीं थे. करेक्ट. तो व्हाट इज रिएक्शन? अपोजिट फोर्स. व्हाट इज रिएक्शन? अपोजिट फोर्स. अपोजिट टू व्हाट? वेट. अपोजिट टू व्हाट? वेट. करेक्ट. तो ये हमारा अगला फोर्स है, लिखो रिएक्शन फोर्स. टेक ए हेडिंग रिएक्शन फोर्स. बोलू मैं? reaction force is opposite to the applied force. मतलब रिएक्शन क्या रहेगा? अप्लाइड फोर्स के अपोजिट रहेगा. इसमें अप्लाइड फोर्स क्या है? इसका खुद का वजन. इसका खुद का वजन इज द अप्लाइड फोर्स. हाँ ना बोल दोस्त? हाँ सर. हाँ. क्या रहेगा? वेट रहेगा. वेट इज व्हाट? mg. उसके अपोजिट क्या लग गया दोस्त? रिएक्शन. समझ में आ रहा है? यस. मैं ये दरवाजे को जोर से धक्का मार रहा हूं, आई एम अप्लाइंग अ फोर्स. दरवाजा भी मुझे एक धक्का मार रहा है, तो वो रिएक्शन है. समझ में आया? तो ही, अदरवाइज दरवाजा का धक्का ना मारे मैं गिर जाऊंगा. हाँ ना? इज इट क्लियर? अगर वहां से रिएक्शन नहीं आया मैं गिर ही जाऊंगा, कंफर्म. करेक्ट है. दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मैं चेयर पे बैठ रहा हूं. मैं जैसे ही चेयर पे बैठ रहा हूं, चेयर ने भी एक फोर्स लगाया, रिएक्शन. अगर वो चेयर फोर्स ना लगाए तो मैं तुरंत नीचे गिर जाऊंगा. या तो एक चेयर ले लेते हैं, स्प्रिंग वाला चेयर, उसका स्प्रिंग खराब कर देते हैं. मैं नहीं समझा. हाँ, वो भी एक एग्जांपल ले सकते हैं. जब आप अप्लाई करोगे फोर्स, ये ऊपर फेंकेगा. करेक्ट. तो दिस इज अ बेस्ट एग्जांपल. बस इसके ऊपर कूद रहे हैं हम लोग, ये ऊपर फेंकेगा. दिस इज अ रिएक्शन. क्लियर है? कुछ हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स. टेक ए हेडिंग फ्रिक्शन फोर्स. अभी आप सारे फोर्सेस के नाम पढ़ रहे हो, एक एक टर्म आपको समझना जरूरी है, टर्मिनोलॉजी से ये. बराबर. फ्रिक्शन फोर्स. फोर्स डेवलप ड्यू टू फ्रिक्शन और contact between two bodies and opposite to motion. मोशन के हमेशा क्या रहेगा बेटा? ये अपोजिट रहेगा. and opposite to motion is known as frictional force. समझते हैं? is known as frictional force.
एक इमेजिन करते हैं, 2 साल का विवेक अपने पास है। कितने साल का बेचारा? 2 साल का है। और साक्षी उसको आई, क्या की, उसको एक डब्बा दे दी, एक इतना डब्बा है ना छोटा सा, वो खिलौने का डब्बा या कोई भी एक डब्बा दे दिया, बॉक्स दे दिया, करेक्ट, या तो ऐसा एक डब्बा दे दिया, और उसको बोली यही BMW होता है। अब वो बेचारा 2 साल का, उसको क्या मालूम, वो लगा रहेगा बच्चा है, बोला यही BMW होता है, बराबर। और यहाँ पे एक धागा बांध के दे दी, यहाँ पे धागा बांधी वो, करेक्ट। और विवेक बेचारा 2 साल का मासूम है, वो धागे से खींच खींच के BMW बोल रहा है, क्या चला रहा है? BMW चला रहा है, बराबर। बॉयज वैसे भी बेवकूफ होते ही है, करेक्ट। तो ये साक्षी इसको बोली कि ये 2 साल का ये डब्बा है। मैं बॉयज नहीं हूं, मैं अब आदमी बन चुका हूं, तुम लोग लड़के हो अभी, ठीक है। इधर देखो, तो ये BMW है, इसने धक्का मार रहा है, ये बेचारा धागे से खींच खींच के लेके जा रहा है, इसको लग रहा है कि ये BMW है, करेक्ट। जैसे ही लेके जा रहा है, खर 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 आवाज आ रहा है नीचे, होता है ना, तो दैट इज नोन एज फ्रिक्शन। उस वर्ड को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रिक्शन, करेक्ट। तो अप्लाइड फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, हाँ ना बोलो, खींच किधर रहा है वो? इधर। तो दिस इज अप्लाइड फोर्स। ये कौन सा फोर्स है दोस्त? अप्लाइड फोर्स, P। दोनों को P है, कौन सा फोर्स है ये? अप्लाइड फोर्स P। तो इसके अपोज में एक फोर्स जाएगा, दैट इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा जाएगा फोर्स? अपोजिट है टू द मोशन। मोशन किस साइड है? मोशन इस साइड है, करेक्ट। और उसके अपोजिट में कौन सा फोर्स डेवलप हुआ? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का काम क्या रहता है? अपोज करना, बराबर। स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स विल बी नेग्लिजिबल, रफ सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स विल बी मोर। ये हमने सोचा भी था, कैरम बोर्ड का एग्जांपल लिया था, याद आ रहा है? सो हेडिंग दे दो, फ्रिक्शनल फोर्स इट इज ऑलवेज अपोजिट टू दी अप्लाइड फोर्स। अगर फॉर एग्जांपल विवेक अब यहां से नहीं है, यहां पे नहीं है विवेक, अब वो विवेक का नाम आया ना, ठीक है। अब विवेक बेचारा उल्टा खींच रहा है इसको, तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। आ रहा है समझ में? यस। तो दिस इज माई अप्लाइड फोर्स। P स्टैंड फॉर व्हाट? विच फोर्स? अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स। एंड व्हाट डज दिस F स्टैंड फॉर? फ्रिक्शनल फोर्स। तो सर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या? लिसन हियर, लिसन हियर सर, तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या? whenever an object is moving with contact to some surface there will be always a frictional force। हाँ ना बोलो, पूरा 2 साल यही करना है आपको, करेक्ट। जब भी एक कांटेक्ट सरफेस के साथ रहेगा, बराबर, तो फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा। लार्जर द एरिया मोर द लेस द एरिया, पता है ये बात? जितना ज्यादा कांटेक्ट सरफेस अटैच रहेगा उतना फ्रिक्शन क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। जितना कम कांटेक्ट सरफेस अटैच रहेगा सरफेस के साथ उतना कम फ्रिक्शन। क्लियर है? बुलेट ट्रेन जो चलती है ना बेटा, अच्छा बुलेट ट्रेन का नया एक ट्रेन आया है, वो पाइप वाला, कौन सा ट्रेन बोलते हैं इसको? वो पाइप के अंदर से निकलता है, लूप, हाइपर लूप या सोनिक ऐसा कुछ नाम है उसका, मैंगलीफ ट्रेन, सुना है? अच्छा बुलेट ट्रेन का, अच्छा बुलेट ट्रेन का भी एग्जांपल लेते हैं। देखो इसने बस एग्जांपल दिया बुलेट ट्रेन वाला। बुलेट ट्रेन जो चलती है बेटा, वो थोड़ा सा हवे में चलती है, सुना है कभी? मैग्नेट की वजह से, मैंगलीफ उसका नाम भी है ट्रेन का, करेक्ट। मैंगलीफ कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, मतलब ट्रेन ऐसे रहती है, जैसे उसको चलना होता है वो ऐसा हो जाती है और ऐसे चलती है, हवे में चलती है, मैग्नेट लगा रहता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। हाँ समझ में आया? करेक्ट, इसीलिए वो स्पीड है। समझ में आया? एक लूप वाला ट्रेन भी निकला है नया वाला, वो भी कहीं तो मैं हैदराबाद साइड देखा था, हुआ इसका। इसमें कैसा है, एक पाइप है बड़ा सा, वो पाइप के अंदर ट्रेन चल रही है। ये बहुत कॉमन है यार, आप सर्च करोगे मिल जाएगा, बराबर। ये फॉरेन कंट्री में तो चलता भी है, अपने इधर टेस्ट हो रहा है, अपने इधर टेस्ट हो रहा है।
इसका एक एग्जाम्पल भी है। एक एग्जाम्पल कैसे करते हैं उन लोग पता है? एक स्प्रिंग लेते हैं, कॉइल कॉइल लेते हैं, वो कॉइल के अंदर एक बैटरी डालते हैं उन लोग, और वो बैटरी ऐसा गोल 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 भागने लगता है। इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट यूट्यूब पे देखोगे आप, फालतू चीज छोड़ के काम का चीज देखोगे, दिखेगा ये। करेक्ट? तो ये लूप ट्रेन बोलते हैं इसको, लूप ट्रेन या हाइपर लूप इसका नाम है कुछ, बराबर। इधर भी मैग्नेट काम करता है, कोई भी कॉन्टैक्ट में है ही नहीं, बराबर। तो बुलेट ट्रेन का समझा आपको? डन? ठीक है। तो दिस आर द फ्यू एग्जांपल। जितना ज्यादा आप कॉन्टैक्ट हटा दोगे उतना ज्यादा आपका स्पीड बढ़ जाएगा। फ्रिक्शन नहीं है ना दोस्त, फ्रिक्शन ही नहीं आ रहा है। समझ में आया? यस? ओके डन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो हमने फ्रिक्शन के बारे में लिख लिया ना पूरा, डायग्राम बनाया ना ये वाला, डायग्राम बना लो सिर्फ। एक इसको P लिखना, F1 लिखना, इसको P लिखना, और इसके अपोजिट में कैपिटल F लिखना, अपोजिट टू ईच अदर। लिखो, टेंशन फोर्स इज अ टाइप ऑफ फोर्स, टेंशन फोर्स इज अ टाइप ऑफ फोर्स, टेंशन फोर्स इज अ टाइप ऑफ फोर्स that arise due to stretching of string, due to stretching of string, comma rope, string 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 मतलब धागा, string string string, comma rope और केबल, और केबल। मतलब मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि जब भी ये सारे वर्ड्स आएंगे तो उसका नेचर कौन सा रहेगा? टेंसाइल फोर्स। वापस बोलता बेटा, क्या बोला मैंने? तो एक बार बोलो तुम्हें। टेंशन फोर्स इज द फोर्स, अच्छा, टेंशन फोर्स इज अ टाइप ऑफ फोर्स दैट अराइज ड्यू टू स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग मतलब खींचना, ऑफ स्ट्रिंग, रोप और केबल, when pulled from each end, when pulled from both end, when pulled from each या both, दोनों का मतलब एक ही होता है, हर चीज के दो ही एंड होते हैं। when pulled from each end या both end, तो उसके अंदर जो नेचर डेवलप होगा कौन सा होगा? टेंशन, बराबर। एक रोप को खींच रहे हैं या कोई वेट को लटका रहे हैं, यहां पे एक वेट है जिसका नाम है दोस्त W, वेट का नाम क्या है? W, बराबर। ये वेट है W, और ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स का सिंबल होता है, इस सिंबल को क्या बोलते हैं? फिक्स। इसका मतलब ये फिक्स है, ये फिक्स है, जो चीज मूव हो सकता है वहां पे ये लाइन नहीं रहता है, ये फ्री है। ये क्या है? शाबाश। ये क्या है? शाबाश। फिक्स्ड है, एक स्ट्रिंग है, वेट लगाया, वेट का वजन किधर जाएगा? ऐसे जाएगा, हाँ ना बोल। इसके अपोजिट में जाएगा टेंशन, तो इसके अंदर के बीच का नेचर कौन सा है? टेंशन। खींच गया, जब भी कोई चीज खींचेगा उसमें क्या डेवलप होगा? टेंशन। लिख लो। समझता है ना लेक्चर? इतना नहीं समझता है, ठीक है। तेरा किधर ध्यान है? वो इधर देखना यार। अच्छा, ये डायग्राम तो तू इधर से बना लेना, मैं तो अच्छा बनाया उससे। पेन से बना ले, क्या ही रखा है उसमें? लड़के लोग पेंसिल नहीं यूज करते, एक ही पेन से सब काम हो जाता है। डन? ओके, आगे बढ़ते। दिखा ना टेंशन डेवलप हुआ? कहां गया? टेंशन डेवलप हुआ, समझा ना सबको? आगे बढ़ते। नेक्स्ट फोर्स का हेडिंग दे दो, स्प्रिंग फोर्स। नेक्स्ट हेडिंग दे दो, स्प्रिंग फोर्स।
बोलू? अ स्प्रिंग फोर्स इज अ रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग मतलब रखने वाला फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स दैट arises when a spring is stretched, when a spring is stretched or compress, when a string is stretched or compress from its equilibrium position, from its equilibrium position, from its equilibrium position. क्लियर है? सो यहां पे क्या हो रहा है, स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स डेवलप हो रहा है. सो देखो, या तो खींच रहे या तो प्रेस कर रहे, बराबर. तो यहां पे सम डिस्प्लेसमेंट ऑगर होगा, कंप्रेस करेंगे, डिस्प्लेस हुआ, उसके अंदर एनर्जी कंजर्व हो गई, फिर वो फोर्स लगा के धक्का करके आगे फेंकेगा. तो दैट फोर्स इज नोन एज स्प्रिंग फोर्स. क्लियर है? नेक्स्ट, यहां पे खत्म हो गया सारे फोर्सेस. ठीक है? कुछ टर्म्स है यू शुड नो बिफोर स्टार्टिंग दी न्यूमेरिकल्स. फ्री बॉडी डायग्राम, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ठीक है? टेक अ हेडिंग फ्री बॉडी डायग्राम, टेक अ हेडिंग फ्री बॉडी डायग्राम. वहां पे फोर्सेस खत्म हुए अपने, फ्री बॉडी डायग्राम पे बात कर रहा हूं मैं. फ्री बॉडी डायग्राम, टेक अ हेडिंग फ्री बॉडी डायग्राम. लिखो फ्री बॉडी डायग्राम का. अ फ्री बॉडी डायग्राम इज a free body diagram is a graphical representation, a free body diagram is a graphical representation of an object, of an object representation. A free body diagram is a graphical representation of an object, of an object and forces acting on it, of an object and forces acting on it. Full stop. देखो फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है, मैं आपको एक सिंपल भाषा में. एफबीडी पहली बार सुना ना वर्ड, कि पहले भी सुना है ये वर्ड? सुना है, बताया मैंने. ठीक है, वापस बता देता हूं. एक कार है, ट्रक है, इतना बड़ा ट्रक है, तो मैं ट्रक नहीं बनाऊंगा, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उसका स्पीड दिखाने के लिए. एक पेड़ है, उस पे विवेक मंकी लटका हुआ है, करेक्ट? तो ये मंकी नहीं बनाऊंगा, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा. गॉट इट? दिस इज नोन एज एफबीडी. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एफबीडी. ओके, इज इट क्लियर? एफबीडी मतलब अ स्मॉल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लार्जर डायग्राम, अ स्मॉल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लार्जर डायग्राम. इज इट क्लियर? दैट इज नोन एज एफबीडी. उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सुपर. आगे बढ़ते. सिस्टम. सिस्टम मतलब ये जो पूरा संसार है, ये दुनिया है, ये लोग है, क्लासेस है, सब है, ये सब सिस्टम है. तब इतना बड़ा तो स्टडी नहीं कर सकते, कुछ ऑब्जेक्ट पे करेंगे, कुछ प्लेन में करेंगे. ट्रेन स्टार्ट हुई, ट्रेन बंद हुई, कार स्टार्ट हुई, दिस इज नोन एज सिस्टम. समझ में आया? उसको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस वर्ड भी आएगा बाद में, अभी फिलहाल इतना ही समझो, कल के लेक्चर में वो सब देखेंगे. सिस्टम. अ सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ अ बॉडी इन विच वी आर इंटरेस्टेड. बराबर? जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो आपके लिए सिस्टम रहेगा. अभी आपका इंटरेस्ट मतलब अगर आप कार के ऊपर स्टडी कर रहे हो, कार का स्पीड, कार का डिस्टेंस कवर्ड, टाइम टेकन, एक्सीलरेशन, तो ये आपका सिस्टम है. हाँ ना बोल? समझा सिस्टम का मतलब? यस समझा सर. लिख लो सिस्टम. सर ये सब बता क्यों रहे बच्चों जैसा? बिकॉज ये सारे टर्म्स यूज होंगे आगे चल के, छोटे छोटे टर्म्स आपको पता रहना चाहिए. नेक्स्ट, ये एक सिस्टम है.
पुलिस लगे हैं, इसको बोलते हैं पुली, वेट है, दोनों साइड वेट है, सो दिस इज नोन एज सिस्टम। ये पूरा एक सिस्टम है। इसका एफबीडी बनाना सिर्फ इसका, तो एक ऑब्जेक्ट ले लो, बराबर, वो ऑब्जेक्ट ले लो, तो उसको बोलते हैं एफबीडी। क्लियर है? सिस्टम, एफबीडी, ये सारे वर्ड सुन में आ रहे हैं। तो जब आपको मैं ये वर्ड यूज करूंगा न्यूमेरिकल में, तब आपको कंफ्यूज नहीं होना एफबीडी मतलब क्या, सिस्टम मतलब क्या। क्लियर है? शाबाश। एफबीडी ड्रॉ कैसे करते हैं, स्टेप्स है, समझ के लो। ड्रॉ स्केच ऑफ द सिचुएशन। एक ऑब्जेक्ट है, नीचे का मतलब क्या हुआ बताओ आप, सुपर्ब, ऊपर एक मास रखा है एम, करेक्ट। तो हमारे लिए वो इंटरेस्ट है वो मास, मास इज अ सिस्टम फॉर अस, बराबर। आइडेंटिफाई द, क्या बोला वर्ड मैंने, आइडेंटिफाई द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। बताओ उस पर कौन कौन सा वेट गिरेगा, रिएक्शन गिरेगा, क्योंकि फिक्स्ड है। देखो ये नॉर्मल रिएक्शन, वेट, अगर हमारे भाषा में ड्रॉ करें तो हम ऐसा ड्रॉ करते हैं, हाँ ना बोल, बस यही तो है। इसको बोलते हैं एफबीडी। ये पूरा चीज जो ड्रॉ किया है ये पूरा मिला के बनता है सिस्टम, सॉरी फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको, फ्री बॉडी डायग्राम। ये सिस्टम अपना, बराबर, इससे बना एफबीडी। क्या बना, एफबीडी। और एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, ये रिएक्शन और ये वेट। क्लियर है? एग्जाम्पल लिख लो एफबीडी का, बस ये वाला एग्जाम्पल के साथ ये ड्रॉ कर लो बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक छोटा सा चैलेंज है, इसका एफबीडी बना सकता है कोई, बनाओ जरा देखता हूं, गलत किया चलेगा, ट्राई करो, करो ट्राई, एक एफबीडी करो ट्राई। इसका सिस्टम क्या है इसमें, ये क्या है, फिक्स्ड है। तो यहां पे एक स्ट्रिंग है, ये एक्चुअली स्ट्रिंग है बट फिक्स्ड है यहां पे, करेक्ट। यहां पे एक दूसरा स्ट्रिंग है, एक एफबीडी बनाओ, गलत होगा चलेगा, ट्राई करना जरूरी है। मैं यहां पे वाइंड अप कर रहा हूं, डन।